नमस्कार। कोरोना से हो जाइए सावधान। मैं हूं आपके साथ विवेक कुमार तिवारी। बुलेटिन आज इसी पर आधारित है कि कोरोना किस तरह से प्रदेश में फिर से अपने पैर पसारता जा रहा है। देश में कोरोना केस पिछले हफ्ते से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। 25 अप्रैल से 1 मई के बीच देश में 22,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। ये मामले इससे पहले हफ्ते में मिले 15,000 केस से 41% ज्यादा है। देश में मिल रहे केस में से 68% अकेले 3 राज्यों दिल्ली, हरियाणा और यूपी से हैं। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 7% से ऊपर है, यानी कि WHO की नजर में यहां संक्रमण बेकाबू है। देश के 2 और राज्यों राजस्थान और एमपी में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राजस्थान में पिछले हफ्ते के मुकाबले में कोरोना केस 155% और एमपी में 132% ज्यादा केस बढ़े हैं, जो नए खतरे का संकेत देते हैं। ऐसे में देश में कोरोना की चौथी लहर आने की खबरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन क्या देश में चौथी लहर का कारण दिल्ली ही होगी? खैर, बात हरियाणा की जाए तो प्रदेश में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 534 नए केस मिले हैं और प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 2,512 पहुंच गई है। वहीं 24 घंटे की बात करें तो 733 मरीजों ने कोरोना को मात दी है, वो रिकवर होकर घर लौट गए हैं। कोरोना में को लेकर के जो सबसे ज्यादा केस है हरियाणा में, वो गुरुग्राम और फरीदाबाद से निकल करके सामने आ रहे हैं। गुरुग्राम में 413 कोरोना के केस मिले हैं। गुरुग्राम में इसके बाद 1,677 कोरोना के एक्टिव केस हैं। वहीं बात अगर फरीदाबाद की जाए तो यहां 73 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद फरीदाबाद में 670 कोरोना के एक्टिव केस हैं। वहीं ताजा आंकड़ों की बात करें तो हिसार में 2 केस सामने आए हैं। सोनीपत से 13 कोरोना के केस सामने आए हैं। करनाल में 2, पानीपत में 1, पंचकुला में 11 केस मिले हैं। इसके अलावा अंबाला में भी 1 केस मिला है। सिरसा में 2 केस हैं। रोहतक में 4 केस मिले हैं। यमुनानगर में 2 केस सामने आए हैं। कुरुक्षेत्र में 1, झज्जर में 6, फतेहाबाद में 2, पलवल में 1 कोरोना का केस मिला है। तो लगातार जिस तरह से हरियाणा में कोरोना की स्थिति लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही, वो अपने आप में चिंता का सबब बना हुआ है कि आखिरकार जिस कोरोना पर ब्रेक लग चुकी थी, जिस पर कहीं ना कहीं एक लगाम थी, वो अब फिर से बेकाबू होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि पहले जो हरियाणा में केस आ रहे थे वो सबसे ज्यादा गुरुग्राम, फरीदाबाद से ही निकल करके सामने आ रहे थे। इसके अलावा कोई 1-2 ऐसे जिले थे जहां से कोरोना के केस सामने आ रहे थे। लेकिन अब लगभग फिर से सभी राज्यों में कोरोना के 1, 2 या 4 केस, कम ही सही, लेकिन हर जिले में अब केस सामने आ रहे हैं। तो प्रदेश में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गुरुग्राम से लाइव जुड़ रहे हैं प्रवीण शर्मा जी। प्रवीण शर्मा जी, हम आपसे समझना चाहेंगे, गुरुग्राम में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। लगातार एक तरीके से कहा जाए कि कोरोना का विस्फोट हो रहा है। पूरे हरियाणा की बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर में गुरुग्राम है और दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, गुरुग्राम में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, फरीदाबाद में कोरोना केस बढ़ रहे हैं। प्रशासन कितना मुस्तैद है इस बार कोरोना पर लगाम लगाने के लिए? क्योंकि WHO ने तो साफ कह दिया कि चौथी लहर के संकेत सामने आए हैं। जी बिल्कुल विवेक, देखिए जिस स्पीड से गुरुग्राम में लगातार केस बढ़ रहे हैं कि हम पिछले महीने भर से देख रहे हैं कि लगातार 300 से ऊपर, 400 से ऊपर जो है कोरोना के केस जा रहे हैं। और यही कारण है कि गुरुग्राम एक बार फिर से कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो कुछ लोगों की लापरवाही है कि अभी तक जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की है उनका लोग पालन करते नजर नहीं आते हैं, मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ये एक कारण है। उसके अलावा क्योंकि दिल्ली से गुरुग्राम में लाखों की संख्या में लोगों का आवागमन रहता है, मेट्रो से भी लोग दिल्ली जाते हैं और आते हैं। उसके अलावा जो बसें हैं उनसे आते जाते हैं, रेलवे से आते जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मास्क का प्रयोग जब वो नहीं करते हैं तो संक्रमण एक दूसरे से लगने का खतरा लगातार बढ़ा रहता है। और जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि जो ये वेरिएंट जो अब चल रहा है ये 1 के मुकाबले 10 लोगों को संक्रमित करता है, यानी एक व्यक्ति 10 लोगों को संक्रमित कर सकता है। यही कारण है कि लगातार जो है आंकड़ों में वृद्धि हो रही है, चाहे हम गुरुग्राम की बात कर ले चाहे फरीदाबाद की बात कर ले, क्योंकि ये दोनों ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पर लगातार लोगों का आना जाना रहता है और इनकी जो सीमाएं हैं वो बिल्कुल सटी हुई हैं। तो ये एक बड़ा कारण है कि दिल्ली में जब केस बढ़ते हैं तो गुरुग्राम फरीदाबाद में भी केसों में इजाफा होता है। जी प्रवीण,
और गुरुग्राम से ही हम समझना चाहेंगे, लगातार जिस तरह से कोरोना के आंकड़े सामने आ रहे हैं, अभी मौजूदा स्थिति में 1677 एक्टिव केस हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, उनको उनकी तरफ से क्या अब सावधानियों को लेकर के सलाह दी जा रही है? जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, बेकाबू हो रहा है, क्योंकि गुरुग्राम अकेले, इस बात से भी समझा जा सकता है कि पूरे प्रदेश में 534 कोरोना के केस सामने आए हैं, लेकिन गुरुग्राम में 413 केस सामने आए हैं। कैसे देख रहे हैं? लोग भी लापरवाह नजर आ रहे हैं जाहिर तौर पर। जी बिल्कुल, देखिए जो जिला स्वास्थ्य विभाग है उसकी ओर से लगातार लोगों को जागरूक करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि वो मास्क का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी रखें और भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाने से बचें यदि जरूरी ना हो तो। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि अभी जैसे कुछ फंक्शन चल रहे हैं, कुछ शादियां अभी अक्षय तृतीया को हुई थी, तो वहां पर जो मास्क का नियम है उसकी धज्जियां साफ तौर पर उड़ती दिखाई दी थी। तो कहीं ना कहीं लोग लापरवाही बरत रहे हैं, जिसके चलते जो है लगातार गुरुग्राम में कोरोना केस बढ़ रहे हैं, क्योंकि गुरुग्राम एक क्राउडी सिटी है, बहुत भीड़ भाड़ वाला शहर गुरुग्राम है। यही इसके कारण भी यहाँ पर केसों की संख्या ज्यादा आ रही है। उसके अलावा इंटरनेशनल लोग भी यहाँ पर लगातार आते हैं, तो वो भी एक कारण है कि एक संक्रमित व्यक्ति जो है कई को संक्रमित कर देता है। जहां तक जिला प्रशासन की बात करें, जिला स्वास्थ्य विभाग की बात करें, उनकी ओर से तैयारियां पूरी हैं। रोज 3000 से ज्यादा टेस्ट करने का लक्ष्य रखा गया है कि इस तरह के टेस्ट कराए जाएंगे, और यही कारण है कि टेस्ट की स्पीड जैसे ही बढ़ती है वैसे ही कोरोना के केसों में बढ़ोतरी आ जाती है। तो इससे साफ जाहिर है कि कोरोना भी गया नहीं है, हमारे बीच में है, और हमें जागरूक रहकर नियमों का पालन करना चाहिए ताकि इस महामारी की जंग को हम जीत सकें। ठीक है प्रवीण जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो जिस तरह से कोरोना के केस प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वो अपने आप में चिंता का सबब बने हुए हैं। गुरुग्राम अकेले ऐसा जिला है पूरे हरियाणा में जहां करीब जो टोटल केस आए हैं 534, उसमें से 413 केस सिर्फ अकेले गुरुग्राम से आए हैं। बदला मौसम, जी हां, सिरसा और फतेहाबाद में मौसम अब सुहावना हो गया है। तपती गर्मी से लोगों को राहत मिल गई है, क्योंकि मौसम ने करवट बदल ली है और कई जगहों पर बारिश और तेज हवाओं का असर देखने को मिल रहा है। तो फतेहाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है, हल्की बूंदाबांदी से मौसम जो है वो सुहावना हो गया है, और बारिश के बाद तापमान में भी गिरावट आई है। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से प्रदेश में गर्मी अपना कहर बरपा रही थी, अब बारिश ने उससे थोड़ी राहत लोगों को जरूर दिलाई। हालांकि मौसम विभाग ने 2 दिन पहले ही हल्की बारिश और तेज हवाओं के चलने की आशंका जताई थी, और मौसम विभाग की अनुमान पर अब मुहर लगती हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह से, ये सिरसा की तस्वीरें हैं जहां बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया है। हल्की बारिश, रिमझिम बारिश लोगों को गर्मी से राहत दे रही है। और ये फतेहाबाद की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से फतेहाबाद में भी मौसम ने करवट ली है। तेज हवाएं यहाँ चल रही हैं, और तेज हवाओं के साथ बारिश की जो बूंदें हैं वो पड़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लोग गर्मी से बेहाल थे, बिजली कटौती की समस्या से परेशान थे, ऐसे में बारिश लोगों के लिए संजीवनी बनकर जरूर आई है, क्योंकि लगातार प्रदेश में अघोषित बिजली के कट लग रहे हैं, गर्मी विकराल रूप धारण की हुई है, और ऐसे में जो ये बारिश हुई है ये लोगों के लिए वाकई में राहत देने वाली खबर है। तो जिस तरह से प्रदेश में गर्मी कहर बरपा रही है और अघोषित बिजली कट से लोग परेशान थे, ऐसे में बारिश लोगों को जरूर राहत दे रही है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर किस तरह से। इसके साथ साथ हरियाणा के कई और इलाकों में भी मौसम बदल गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमारे साथ संवाददाता रमेश ढाका जुड़ गए हैं, उनसे हम समझना चाहेंगे। रमेश जी, कैसा मौसम है फिलहाल, और लोगों को इस बारिश के बाद से कितनी राहत मिली है? बिल्कुल विवेक, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से लगातार जो है गर्मी जिस तरह से लगातार गर्मी पड़ रही थी, उसी को लेकर के जैसे मौसम विज्ञान विभाग हिसार की तरफ से जो एक मैसेज जारी किया गया था कि 5
मई के आसपास जो मौसम बदलेगा, तो कहीं ना कहीं आज जो है मौसम ने करवट ली और सुबह से जो है कुछ बूंदाबांदी हुई है, जिससे मौसम में काफी ज्यादा तब्दीली देखी जा रही है। और बताना चाहूंगा विवेक कि आम जन जो है लगातार गर्मी के कारण परेशान था, तो कहीं ना कहीं आज राहत फतेहाबाद जिले की अगर मैं बात करूं तो फतेहाबाद मेन सिटी में हम मौजूद थे सुबह। वहीं से अगर मैं बताऊं तो बूंदाबांदी से काफी ज्यादा हर एक व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान नजर आई है। ठीक है रमेश, और लोग कितनी राहत महसूस कर रहे हैं बारिश होने के बाद से? गर्मी से कितनी राहत मिली है? बिल्कुल विवेक, हमने जो फतेहाबाद से जानने की कोशिश की थी, जो लोगों ने बताया कि इन दिनों में लगातार बिजली से भी परेशान थे और उसको देखते हुए गर्मी लगातार पड़ रही थी। कहीं ना कहीं आज जो है हर एक व्यक्ति के चेहरे पे खुशी नजर आई। और दूसरा बताना चाहूंगा, किसानों के लिए एक फायदे की बात इसमें ये रही कि अब लगातार नरमा बुआई का समय जो चल रहा है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं फसल का जो लगना होता है, जमीन के अंदर बीज डाला जाता है, तो उस समय अगर ये आज के दिन देखा जाए तो बूंदाबांदी शुरू हुई है। कहीं ना कहीं हल्की बारिश जरूर थी सुबह, लेकिन अब एक आसार बन चुके हैं कि कहीं ना कहीं जल्दी ही अच्छी और बारिश होगी, जिससे किसानों को भी फायदा होगा। पशु पक्षियों की अगर मैं बात करूं तो लगातार जो है ऐसे सज्जन पुरुष भी होते हैं जो पशुओं के लिए या पक्षियों के लिए पानी का प्रबंध करते हैं। कहीं ना कहीं वृक्षों के पेड़ पे जो है पानी का कुछ बर्तन लटकाए जाते हैं, तो उनकी भी अगर बात करूं तो अगर मौसम और ज्यादा बारिश जैसे बूंदाबांदी शुरू हुई तो बढ़ती है, तो उससे पशु पक्षियों को भी ज्यादा फायदा मिलेगा और हर व्यक्ति जो है इससे एक सांस राहत की सांस लेगा। ठीक है रमेश, और जिस तरह से बारिश हुई है उसके बाद जाहिर तौर पर किसान भी अब खुश नजर आ रहे हैं, जो बुआई की आप जिक्र कर रहे हैं। खेती के नजरिए से ये बारिश कितनी जरूरी थी, कितना फायदा हो सकता है इस बारिश के जरिए? इस बारिश का बहुत फायदा होगा विवेक, क्योंकि यहाँ पर जो है जो मेन जो अन्नदाता की अगर मैं बात करूँ तो अन्नदाता की जो फसल का जो समय होता है, जब बिजाई का समय चल रहा है, इसमें अगर अच्छी बारिश होती है तो कुछ रेगिस्तानी क्षेत्र होता है, जैसे अगर भट्टू क्षेत्र की मैं बात करूँ तो कुछ टिब्बे हैं, कोई ढेसरा के आसपास गाँव के अंदर टिब्बे हैं जो रेतली जमीन है, वहां पर जो है एक बारिश के होने से ही जो बिजाई होती है, ऐसा जहाँ पर पानी नहर का नहीं पहुंचता, तो क्षेत्र के अंदर अगर अब और ज्यादा बारिश होती है तो वहां पर अच्छी बिजाई होगी और अच्छी फसल भी अन्नदाता ले पाएगा। ठीक है रमेश ढाका, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो लगातार बारिश के बाद से प्रदेशवासियों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। खैर, बढ़ते आगे, अगली खबर झज्जर से है, जहां मौत के साए में पढ़ाई करने के लिए बच्चे मजबूर हैं। जर्जर हालत में स्कूल है, मौत के साए में पढ़ाई करने के लिए बच्चे मजबूर हो गए हैं और खुले आसमान के नीचे अब पढ़ाई करवाई जा रही है। स्कूल की इमारत जो है वो अब धीरे धीरे खंडहर में तब्दील होती जा रही है। स्कूल की इमारत में जगह जगह पर, कई जगहों पर जो दरार है वो लोगों को और ज्यादा डरा रही है, बच्चों को डरा रही है, शिक्षकों को डरा रही है। यह पूरा मामला झज्जर के मारोद गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का है, जहां स्कूल की हालत जर्जर हो चुकी है और कई बार शिकायत के बावजूद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां खुले आसमान के नीचे बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। और ये अंदर की तस्वीरें देखिए, किस तरह से स्कूल के अंदर बदहाली का आलम है। ये जाहिर तौर पर बताता है कि प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार झज्जर का ये विद्यालय हुआ है और ये विद्यालय बता रहा है कि कितनी बदहाल हालत में वो खुद है और बच्चे किस तरह से खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। 3 कमरे हैं स्कूल में और बालक 110 हैं। बालक सीधा बैठ भी ना पाते क्लासा में। क्या दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कत है ये जो है बिल्डिंग गिरने हो रही है, तो ये इनमें बालक भी ना आते, तो ये बना रखी इनमें। या पानी की समस्या सर, ये बिल्डिंग है ना, ये बिल्कुल ही मतलब डैमेज हो चुकी है। मतलब इससे जो बच्चे आते हैं उन्हें भी खतरा है। बारिश का टाइम में है ना, ये मतलब जड़ती है और इससे टुकड़े मतलब होते हैं, वे टूट टूट के गिरते हैं, तो इससे बच्चों को खतरा है। इसलिए हम गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे आपसे अनुरोध करते हैं कृपया करके या तो तुड़वाया जाए या फिर इसे बनवाया जाए। हमारे स्कूल की इधर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी बिल्डिंग डैमेज है और कम से कम 2 साल से ऊपर हो गए हमें बार बार ये करते हुए कि हमारी बिल्डिंग डैमेज है, इसको बनवा दो। सरकार की तरफ से हमें खाली आश्वासन मिल रहा है सर, कुछ नहीं बन रहा है। अच्छा, बच्चों को परेशानी होती है। अब गर्मी है, जैसे गर्मी में यहाँ बाहर बैठते हैं। 3 कमरे हैं, 3 कमरों में 4 क्लास कैसे आएंगे?
इसलिए हम बच्चों को लेकर आते हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको झज्जर से दिखा रहे थे, जहां पे स्कूल की हालत जो है बेहद ही खस्ता हाल है, प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार है, क्योंकि कई बार शिकायत के बावजूद भी स्कूल की मरम्मत नहीं करवाई गई। झज्जर से हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए सुमित हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे हम समझना चाहेंगे। सुमित, जो जिस स्कूल का ये मामला है, किस तरह से कई बार शिकायतों के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्या प्रशासन पूरी तरह से स्कूल को नगण्य मान बैठा है? शिक्षा विभाग की नजर में क्या इस बच्चे खुले आसमान के नीचे ही पढ़ने चाहिए? का स्कूल है ये, और स्कूल की बिल्डिंग जो है बिल्कुल खंडर हो चुकी है। खंडर होने के कारण जो है बच्चों को तपती धूप में पेड़ के नीचे बैठने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि जो स्कूल है उसमें 3 ही कमरे हैं और बच्चे ज्यादा हैं। बच्चे ज्यादा स्ट्रेंथ होने के कारण जो है बरामदे में जमीन पर बैठना पड़ रहा है, कहीं पेड़ के नीचे बैठते हैं। वीडियो में भी आपको पेड़ के नीचे बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे। और जो स्कूल की बिल्डिंग जो है बिल्कुल खंडर हो चुकी है और जो है बच्चों का जो है बैक के साए में जो शिक्षा ग्रहण करनी पड़ रही है। यहाँ के जो शिक्षा अधिकारी है वो बिल्कुल जो है अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधकर बैठे हैं। एक बार पीछे भी हमने स्कूल का मुद्दा उठाया था, जो स्कूल की बिल्डिंग जो है टीन शेड के नीचे छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही एक बिल्डिंग जो है झज्जर जिले के गांव मारोत की है, ये जो बिल्कुल डैमेज हो चुकी है और यहाँ पर जो है बच्चों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो शिक्षा के जो बच्चे आते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, उन्हें काफी परेशानी होती है। यहाँ पर पानी की व्यवस्थाएं भी नहीं है और साथ में जो स्कूल में जो बनी लैब है उसकी भी बिल्डिंग जो है बिल्कुल कंडम हो चुकी है। वहां पर भी बच्चे जाने का भय बना हुआ था और शिक्षा जो टीचर है, अध्यापक है, उन्होंने। सुमित, ये स्कूल कितना पुराना है? कब से ये स्कूल चल रहा है और कितनी बार इसके अंदर जो है मरम्मत का कार्य किया गया है? क्योंकि जो तस्वीरें दिख रही हैं, जो तस्वीरों में हमें दिखाई दे रहा है, दर्शकों को जो दिखाई दे रहा है, वो वाकई में ये बता रहा है कि इस स्कूल की पूरी तरह से उपेक्षा की जा रही है, बिल्कुल अनदेखी की जा रही है। देखिए विवेक जी, आपको बता दें कि काफी साल जो है ये बिल्डिंग जो बहुत पुरानी है और कई सरकारें आई, चौटाला सरकार आई, कांग्रेस सरकार है, ये भाजपा सरकार है। भाजपा सरकार जो है शिक्षा के स्तर में जो है वाहवाही लूट रहा है, बट लेकिन जो है कल मुख्यमंत्री है बच्चों को टैब भी वितरित करे, पर टैब वितरित करने का फायदा क्या है? जब ऐसी बिल्डिंग होगी तो बच्चे शिक्षा ग्रहण कैसे कर पाएंगे? तो ऐसे में दिक्कतें आ रही है बच्चों को और बच्चे साफ तौर पर कहते हैं कि जब बारिश आती है तो यहाँ पर जल भराव हो जाता है और शिक्षा भी बाधित होती है। बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, बेंच भी टूटे हुए हैं और पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, लैब ठीक नहीं है। तो ऐसे में शिक्षा ग्रहण कैसे कर पाएंगे बच्चे? तो जो अध्यापक है उन्होंने भी कहा कि हमने सरकार से कई बार अनुरोध किया है और इसको जल्द से जल्द ठीक करा जाए, बिल्डिंग को या तो मेंटेनेट किया जाए या फिर इस बिल्डिंग को तोड़ के नई बिल्डिंग बनाई जाए। तो किसी भी प्रकार का जो है ना तो सरकार ना प्रशासन किसी प्रकार का जो है सुध नहीं ले रहा। जो झज्जर की विधायक है गीता भुक्कल, पूर्व शिक्षा मंत्री है, उन्होंने भी ये है विधानसभा में मुद्दा उठाया था और जो स्कूलों की बिल्डिंग है डैमेज हो चुकी है उसको जल्द से जल्द नहीं बनवाई जाए या उन्हें रिपेयर कराया जाए। लेकिन फिर भी जो है विधायक की बातों को भी सरकार के जो मंत्री है वो सिर पर से उतार रहे हैं। पर लेकिन फिलहाल जो है हमने इस मुद्दे को उठाया है अपने चैनल हर खबर हरियाणा के माध्यम से। सरकार कहीं ना कहीं इस मामले को जो है संज्ञान में लेगी और पर लेकिन जो सरकार जो बच्चों को जो दिक्कतें आ रही है, साफ तौर पर बच्चों ने कहा है कि हर तरह से परेशानी आती है, भय के माहौल में शिक्षा ग्रहण करने को यहाँ पर मजबूर है। सुमित, ये बच्चे कब से खुले आसमान के नीचे पढ़ रहे हैं? क्या जब से स्कूल लग रहे हैं, जब से कोरोना के बाद से स्कूल खुले हैं, तब से क्या बच्चे ऐसे ही पढ़ाई कर रहे हैं? देखिए विवेक, आपको बता दें कि जब स्कूल के अंदर जो है खबर करने के लिए प्रवेश किया तो उनसे बच्चों से हमने क्लासरूम में हर बच्चों से बातचीत की, बिल्डिंग कितने टाइम पुरानी है। पर लेकिन बच्चों ने साफ तौर पर कहा है कि बिल्डिंग जो है काफी टाइम पुरानी है और जो बच्चे हैं नर्सरी से और 10+2 तक का स्कूल है, प्राइमरी के बच्चे हैं, उनकी भी बिल्डिंग है, उनकी भी बिल्डिंग डैमेज है। तो जो उनके भी 2 रूम है वो ठीक है, पर लेकिन कहीं ना कहीं जो शिक्षा विभाग जो है बच्चों की तरफ जो है अनदेखी कर रहा है। शिक्षा विभाग के अधिकारी क्या कह रहे हैं सुमित? शिक्षा विभाग के अधिकारी अगर लगातार शिकायत की जा रही है,
शिक्षक शिकायत कर रहे हैं, छात्र शिकायत कर रहे हैं, जाहिर तौर पर उनके अभिभावक भी इस बात को कहीं ना कहीं समझते होंगे, वो भी अपने स्तर पर बातों को उठाने की कोशिश करते होंगे। लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए विवेक जी, आपको बता दें कि जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, हमने टीचरों से और स्कूल के जो बच्चे हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है, अधिकारी आते हैं और देख के चले जाते हैं। अध्यापकों ने भी साफ तौर पर कहा है कि जो कई बार जो है हमने लिखित रूप में शिक्षा अधिकारियों को और जिला प्रशासन को और सरकार तक जो है इन्होंने अपनी मांग पत्र एक भेजने का भी वो किया है, पर लेकिन जो है कहीं ना कहीं अनदेखी जो है स्कूलों की तरफ की जा रही है। पर जो अगर कल की बात करें, जो टैब जो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो बच्चों को बांटे हैं, तो कैसी शिक्षा ग्रहण होगी? ऐसे में तो शिक्षा ग्रहण होगी नहीं। जैसे बिल्डिंग टूटी है तो टैब का क्या करेंगे? सुमित, एक और प्रश्न है सुमित, कि जिस तरह से कोई भी स्कूल होता है, कोई भी विद्यालय होता है, कॉलेज होता है, हर साल उसके पास कॉलेज के मरम्मत के लिए फंड आता है, तो क्या स्कूल को मरम्मत के लिए फंड नहीं मिलता है शिक्षा विभाग की तरफ से? क्या स्कूल के पास कोई निजी अपना फंड नहीं है? देखिए विवेक, इस बारे में भी शिक्षा के जो है अध्यापक है उनसे भी जाना गया था, तो उन्होंने बताया कि अभी बजट जो है बिल्कुल तरह से सैंक्शन नहीं हुआ है। तो सैंक्शन के लिए जो है डिमांड की गई है, भेजी गई है, पर लेकिन जो है अभी जो पैसा आना है, और देखते हैं कि पैसा आता भी है या नहीं भी आता है। अभी जो झज्जर जिले की बात करें तो झज्जर जिले में काफी ऐसे स्कूल है जिनकी बिल्डिंग डैमेज है, और जिनकी बिल्डिंग है भी नहीं तो उनकी नई भी बिल्डिंग नहीं बनी है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा की तरफ जो है सरकार और प्रशासन जो है बिल्कुल तरह अनदेखी कर रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सुमित आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे दर्शकों के साथ में। तो जिस तरह से झज्जर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कितने जर्जर हालत में ये स्कूल है, और इस स्कूल की तस्वीरें ये बता रही हैं कि प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार अगर कोई स्कूल होता है तो उसकी हालत क्या होती है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं, चुनाव चिन्ह को लेकर के, नगर निकाय चुनाव को लेकर के, चुनाव चिन्ह को लेकर बड़ा फैसला आया है। संशोधित सूची जारी कर दी गई है चुनाव चिन्हों की। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के लिए चुनाव चिन्ह जारी किए गए हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पुष्प और तृण होगा, बसपा का चुनाव चिन्ह हाथी होगा, बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल होगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का बाल और हाशिया चुनाव चिन्ह होगा। वहीं आरसीपीआई मार्क्सवादी का चुनाव चिन्ह हथौड़ा, हाशिया और सितारा होगा। इसके अलावा कांग्रेस का चुनाव चिन्ह उनका पंजा यानी कि हाथ उनका चुनाव चिन्ह होगा। नेशनल कांग्रेस पार्टी का घड़ी चुनाव चिन्ह होगा। तो नेशनल पीपुल्स पार्टी को किताब का चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। तो जो चुनाव होने वाले हैं, नगर निकाय के जो चुनाव होने वाले हैं, महापौर के जो चुनाव होने वाले, पार्षद के जो चुनाव होने हैं, उसको लेकर के बड़ा फैसला आया है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का घड़ी चुनाव चिन्ह होगा। नेशनल पीपुल्स पार्टी को किताब का चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। इनेलो का चश्मा और जेजेपी का चाबी चुनाव चिन्ह होगा। तो कांग्रेस का पंजा उनके साथ है, बीजेपी का कमल उनके साथ है, और जेजेपी चाबी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेगी। इनेलो के पास चश्मा चुनाव चिन्ह होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।